नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि एनडीए में क्या सीटों का बंटवारा हो चुका है। अगर आप मुझसे पूछेंगे और जो मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं तो कहा यह जा रहा है कि सीटों की संख्या पर लगभग सहमति बन चुकी है, लेकिन एनडीए में भी एक दो बातों को लेकर के जबरदस्त खींचतान है। और वो बात यह है कि चिराग पासवान पिछली बार तो एनडीए में थे नहीं, लेकिन इस बार एनडीए में हैं और हर दिन उनके बदलते बयान से एनडीए खासतौर पर जेडीयू में गहरी चिंता है। चिराग पासवान लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर नीतीश सरकार को घेर लेते हैं। कभी कहते हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कभी कहते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, बिहार उनको बुला रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जेडीयू ये मानकर चल रही है कि कहीं चिराग ऐन वक्त पर कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे। इसकी चिंता जेडीयू के भीतर है, इसकी चिंता एनडीए के भीतर है और इसीलिए कई बार चिराग न्यूज में भी रहते हैं कि आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर चिराग नीतीश कुमार को घेर क्यों रहे हैं। चिराग सीटों को लेकर के क्या अपनी बात मनवाना चाहते हैं। और जहां तक उपेंद्र कुशवाहा का सवाल है तो उपेंद्र कुशवाहा भी पिछली बार एनडीए में नहीं थे। इस बार वो कितनी सीटें पर चुनाव लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। और आपको बता दें कि एनडीए के भीतर एक बात और चल रही है कि मुकेश सहनी चुनाव से ठीक पहले एनडीए में होंगे, तो वो कितनी सीटों पर मानेंगे इसकी चिंता भी एनडीए के कई घटक दलों में है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार फिलहाल जो स्वरूप है और जो सीटों का बंटवारा है वो किस तरीके से, आखिरकार एनडीए में किस किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी सीटें किसको दी जाए, इस पर मोटे तौर पर तो सहमति हुई है, लेकिन कौन किस सीट पर लड़ेगा इसको लेकर के अभी भी डिफरेंसेस हैं। तो अंदर की क्या बात है, मुकेश सहनी एनडीए में आएंगे जैसा कि एनडीए के घटक दलों को भरोसा है, जबकि मुकेश सहनी की पार्टी और वो खुद साफ कहते हैं कि वो एनडीए अजगर है, बीजेपी अजगर है, हम उसके पास नहीं जाएंगे, वो हमें गिल जाएगा। तो सवाल यह है कि मुकेश सहनी का इंतजार क्यों किया जा रहा है। सवाल यह है कि नीतीश की पार्टी चिराग पासवान पर फिर शक क्यों कर रही है। सवाल यह है कि सीटों को आइडेंटिफाई करके बंटवारा कब किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को हम आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं निशांत मिश्रा, एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी अरविंद कुमार भी जोड़ रहे हैं, आपका भी अरविंद जी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ विनय कुमार जी जोड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। और मैं इंतजार कर रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं एलजेपीआर के पास जाना चाहूँगा। आप अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, आप एनडीए में हैं या नहीं हैं। 2 दिन पहले एक चैनल का इंटरव्यू भी चर्चा में आया था, बाद में वो खारिज हो गया, आपने भी खारिज किया, आपके नेता ने भी आरोप लगाया। पर सवाल यह है कि आपका स्टेटमेंट एनडीए के भीतर चिंता तो पैदा करता है कि चिराग एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे, चिराग करेंगे क्या। निशांत मिश्रा। आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ बोलिए। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इस डिबेट का हिस्सा मुझे बनाया है। देखिए सर, जहां तक एनडीए में रहने की बात है तो बिल्कुल हम लोग बहुत ही चट्टानी एकता के साथ एनडीए में हैं। और बार बार विपक्ष के द्वारा ये भ्रम फैलाया जाता है कि चिराग जी एनडीए से अलग हो रहे हैं या चिराग जी की राह अलग है। और जैसा कि आपने भी सवाल किया सर, तो मैं इसे बहुत आसानी से इस चीज को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम लोग बिल्कुल एनडीए में हैं सर। देखिए, एनडीए एक ऐसी गठबंधन है, यहाँ पे पूरी आजादी है हर एक घटक दलों को। और जो दल है, हर एक घटक दल है, उनकी अपनी अपनी राजनीति करने की स्टाइल है, सबका अपना विचारधारा है, सबका अपना विजन है और सभी पार्टियां अपनी अलग अलग सिद्धांत के साथ चलती है। और हम लोग एकजुट हुए हैं गठबंधन में ताकि हम लोग समावेशी के साथ बिहार का विकास कर सके, देश की विकास में
भागीदारी अपना सके, इसलिए हम लोग एकजुट होकर गठबंधन के साथ लड़ते हैं। सर, सबसे पहली बात है कि लोग कहते हैं चिराग जी के बारे में, मेरे गठबंधन में क्या है ना कि चिराग जी हमेशा से मुखर होकर बिहारियों की बात करते हैं। अभी आपने कहा कि बिहार में कभी चिराग जी कहते हैं कि बिहार बुला रहा है, कभी कहते हैं कि हम 243 सीट पे लड़ेंगे। इन सारी बातें लगातार, इन सब चीजों बातें उठते रहती है, और हमारे नेता और हमने भी कई बार इस चीज को क्लियर किया है, और आज भी मैं क्लियर कर देता हूं सर। देखिए सर, 243 सीट पे लड़ने का मतलब ये होता है कि हमारी पार्टी, हमारा संगठन, जिस गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, वहां पे गठबंधन के जो साथी होंगे उनको हम किस तरीके से फायदा पहुंचा सकते हैं। अगर हम 243 सीट पे मजबूत रहेंगे तभी तो हम अपने गठबंधन दल के साथी को फायदा पहुंचाएंगे। तो मेरे नेता ने इस परिप्रेक्ष्य में कहा था इन सब चीजों को। और जहां तक भ्रष्टाचार हो या फिर आपराधिक मामलों को लेकर वो सवाल उठाते हैं, तो निश्चित तौर पर हम गठबंधन के साथी और हम सकारात्मक पहल के साथ अपने गठबंधन के साथी के साथ, अगर बिहार में कुव्यवस्था को लेकर हम अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास बात रख रहे थे, तो इसमें क्या गलत है? क्योंकि वही जनता ने मुझे चुनकर भेजा है और जनता की बात को हम शासन से अवगत करवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें विपक्ष के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, और विपक्ष ने हमेशा से भ्रम की राजनीति की है। आप लोकसभा चुनाव से लेकर देख लीजिए, अब तक सारे चीजों पर विपक्ष ने हमेशा से भ्रम की राजनीति की है। लेकिन जनता सब जानती है, इन लोगों के पास ना विजन है, ना कोई नियत है काम करने का, बस लोगों को दिग्भ्रमित करना है। तो बिहार की जनता इसमें कहीं नहीं फंसने वाली है। हम एनडीए के 5 दल साथी पांडव मिलकर चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर पुनः मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़कर सरकार की स्थापना करेंगे सर। नहीं, पर कंफ्यूजन तो तब होता है ना जब आप कंफ्यूजन फैलाते हैं। आप विपक्ष पे ठेकरा फोड़ रहे हैं, ये हर पार्टी करती है। अगर अभी हम कांग्रेस से कुछ पूछेंगे तो ये भी कह देंगे कि अरे हमारे विरोधी ऐसे हमारे बारे में बोलते हैं। 243 सीट पर आप चुनाव लड़ेंगे, तो ये कंफ्यूजन आप पैदा करते हैं ना निशान जी। ये कंफ्यूजन जो है आपके विरोधी पैदा नहीं करते। और जहां तक सवाल है अपराध पर, आप सवाल उठाते हैं सार्वजनिक मंच पर, तो ये कंफ्यूजन आप पैदा करते हैं कि आप क्या इस घटक दल में रहने जा रहे हैं या नहीं। हमारे साथ अरविंद कुमार प्रवक्ता हैं, मैं इनका स्वागत करना चाहूंगा टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर। अरविंद जी, आपको भरोसा बहुत है चिराग पासवान पर, खासतौर पर बीजेपी के बड़े नेताओं को, लेकिन स्थानीय नेताओं को बहुत भरोसा नहीं रहता है। चिराग की हरकतें आपको भी परेशान करती हैं कि क्या वाकई चिराग हमारे साथ हैं या नहीं है। आपको नहीं लगता कि चिराग के जो तेवर हैं वो परेशान करने वाली हैं? आपको नहीं लगता लॉ एंड ऑर्डर पर उनकी बातें आपको परेशान करती हैं? या आपको ये लगता है कि सिर्फ सीटों को लेने का, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को अपने तरफ लेने के लिए वो दबाव बना रहे हैं? आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में चिराग ट्रस्टेड एलाई हैं? देखिए पंकज जी, 2-3 बातें मैं क्लियर कर देना चाहूंगा। पहला तो आप सहमत होंगे, हमारी जनता भी सहमत होगी कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप में सबसे बड़ी पार्टी है, और संगठन हमारा ग्रास रूट लेवल तक, उसको आप बूथ लेवल तक हमारा संगठन है और मजबूत संगठन है। हम संगठन पे काम करते हैं। रही आपसी तालमेल का, तो अगर विभिन्न पार्टियां घोषणा करती है कि 243 पे लड़े, तो देखिए 5 साल का वर्क होता है, 5 साल काम करते हैं, और 5 साल काम कर में 243 पर लोग वर्कआउट करता है, अपने संगठन को मजबूत करता है। अलायंस हमारा पुराना अलायंस है, तीसरी बात, और अलायंस हमारा घोषित अलायंस है। आप आज से पिछले 6 महीना पीछे चल जाएं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि 5 दल के अध्यक्ष और सचिव मिलकर पूरे बिहार में हर विधानसभा में हम लोग संयुक्त रूप से कार्यक्रम किए, एक मंच पर आकर किए, और एक मंच से सारे कार्यकर्ताओं को एक साथ लाया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं का एक विशेष हुजूम। तो ये कहीं से नहीं दर्शाता है कि कोई पार्टियां एक दूसरे से भिन्न है या ये दूसरे के प्रति संदेह है। कहीं से संदेह नहीं है। न चिराग कहीं जाएंगे, न उपेंद्र कुशवाहा कहीं जाएंगे, न नीतीश कुमार कहीं जाएंगे, न जीतन राम मांझी जाएंगे। हमने जो बिहार की जनता आवाम को वादा किया है और उस वादे पर हम खरे उतरेंगे, ये हमारा कृत संकल्प है। चौथी बात, कल ही हमारी एक बैठक हुई है, हम पुनः संयुक्त कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं।
ये पांचों दल मिलकर तय किया है कि हम लोग एक साथ हर विधानसभा में कार्यक्रम चलाएंगे। इसमें कहीं से नहीं दिखती है। और राजनीति में यह कोई नई बात नहीं है कि हर पार्टी के लोग, हर नेता लोग थोड़ा अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। इसमें कोई दोष भी नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई द्वेष गलती नहीं है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कोई आदमी जनता से वादा करते हैं, जनता के सामने जाते हैं। अब अलग अलग पार्टियां हैं, हम 5 मिलकर एक बने हैं, तो पांचों पार्टियों का मैनिफेस्टो होता है, फिर ज्वाइंट मैनिफेस्टो होता है, उनके अपने कार्य करने की शैली है। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की जनता के प्रति कमिटमेंट हमारा सबसे बड़ा सवाल है, मुद्दा है। और इसको हमने एक दिन में जनता को आप नहीं कह सकते। हम तो भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि 2005 के पहले का दौर नहीं आए। जिस उतार चढ़ाव, अप्स डाउन के बीच भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार ने बिहार को इस पटरी पे लाया है, वो जनता को दिख रहा है। और जनता के बीच हम सभी पार्टियां उसी विश्वास के साथ जाएंगे कि जो लड़ाई 2005 से 10-5 में हमने शुरू की थी और बिहार को जिस मुकाम पर लाने में एनडीए ने अपना योगदान निभाया है, इसी घोषणा, इसी विश्वास के साथ हम जनता पे हैं। और जनता में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने एक बार नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः कहना चाहता हूं कि जनता बिल्कुल आश्वस्त है, जनता में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कहीं कहीं कुछ कंफ्यूजन कोशिश की जा रही है कि कहीं कंफ्यूजन पैदा हो। ये तो आप राजनीति में स्वतंत्र हैं, हर कोई नहीं अपनी बात, नहीं, ठीक है। मुझे लगता है कि आप सीधा जवाब भी दे देंगे अरविंद जी। एलजेपीआर को कितनी सीटें दे रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारा जो कोर कमेटी है वो डिसीजन करती है। पहले तो हर पार्टी आपस में बैठते हैं, जो बैठक अभी नहीं हुई है हमारे यहाँ कोर आप इतना बता दीजिए, डिसीजन हो चुका है या हम बताएं कि सच्चाई क्या है? आप बता दीजिए, डिसीजन हो चुका है, एलजेपीआर सहमत है कि आपके साथ इतनी सीटें मिलेंगी तो वो लड़ेगा। जी स्पष्ट कर दूं कि हमारे यहाँ जो डिसीजन होता है, जब कोर कमेटी बैठती है तो आपसी डिसीजन होता है। फिर जो पांचों दल के लोग बैठते हैं एक साथ तो डिसीजन होता है। मैं बिल्कुल पार्टी का प्रवक्ता हूं और खटे तरफ से कह रहा हूं कि अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं है। आपसी तालमेल है, वार्ता है और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये तय हो जाएगा, अभी हुआ नहीं। ये उम्मीद तो 2020 में भी थी ना, और ये उम्मीद कब टूटा था आपको याद होगा, जब सीट के बंटवारे के लिए बैठे थे तभी ये उम्मीद टूटा था। सवाल ये है पंकज यादव जी, आपको लग रहा है, आपको भी उम्मीद है क्या कि चिराग जी आपके तरफ आएंगे? नमस्कार पंकज जी। नमस्कार। ये राजनीति जो है आज के दौर में, जो भी राजनीति कर रहे हैं, आवाज मेरी आ रही है? नहीं, बिल्कुल आ रही है। लग रहा है राहुल गांधी जिंदाबाद कर करके आपका गला फंस गया। जी, अभी लौटे ही हैं थोड़ी देर पहले। हाँ। तो यहाँ जो भी गठबंधन है, सब अपने हितों की बात कर रहे हैं। बिहार के हित की बात जब आती है तो ये भूल जाते हैं। आज सीटों का जो भी बंटवारा हो रहा है, वो देखिए क्या, ये गठबंधन नहीं, ये लठबंधन जिसको बोलते हैं ना, कि वो कर रहे हैं। हमको कितना सीट मिलेगा, हम कितने सीटों पे लड़ेंगे, ये बात हो रही है। और यहाँ अहम की बात हो रही है, लोग बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। आप जो सरकार लगातार सरकार में रहते हुए इनको आज ये असमंजस है कि अभी तक ये सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं। आप देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी एक अलग ही अपना नहीं, आप ये बता दीजिए कि आपके साथ वीआईपी है क्या? एनडीए में बीजेपी को वीआईपी का इंतजार है। बीजेपी के कई नेता मानकर बैठे हैं वीआईपी हमारे पास आ रही है, जबकि वीआईपी पार्टी मना करती है, मुकेश सहनी अजगर बताते हैं। लेकिन बीजेपी मान रही है कि वीआईपी आएगी तो उसको इतनी सीटें देनी पड़ेगी। कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, जो चीजें देखिए, बीजेपी का तो काम ही है ना कि जो लोग हैं उनको तोड़ के किसी तरह से सरकार बनाने आप वीआईपी पे विश्वास करते हैं, सो बता दीजिए। हाँ जी, विश्वास करते हैं। आज हमारे साथ है, अभी भी हमारे साथ, और आने वाले समय में भी रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी ने किस तरह से उनके साथ छलावा किया और किस स्तर से उनकी स्थिति आप समझ सकते हैं वो क्यों आए हमारे पास।
जब सरकार में ये है, दिल्ली में सरकार इनकी है, बिहार में सरकार इनकी है, तब भी वो मेरे साथ है। तो आप समझ सकते हैं उनके साथ क्या अरे तो हुआ और किस छलावा स्तर पे क्या। छलावा तो 2020 में आप भी किए थे, पीठ में छुरा भोंके थे, और ये बात खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी और आपका साथ छोड़ दिया था। तो राजनीति में छलावा होना कोई अजूबा चीज तो है नहीं, ये तो होता रहता है। पर मेरे पास जो जानकारी आप तीनों से साझा कर दूं, आधा आधा सीटें बीजेपी और जेडीयू में बंटने जा रही है। जेडीयू अपने हिस्से में एक दो पार्टी को लेगी, बीजेपी अपने हिस्से में एलजेपी-आर को ले रही है, लेकिन एलजेपी-आर के रवैये को लेकर के जेडीयू में परेशानी है, हैरानी है। कुछ बड़े नेता जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने ये बताया कि एलजेपी-आर कहाँ जाएगी, वो हमारे साथ ही है। कुछ पार्टियां सीटें ज़्यादा मांगने के चक्कर में इस तरह का दबाव बनाती हैं, लेकिन ना तो चिराग बिहार जा रहे हैं और ना ही वो एनडीए गठबंधन छोड़ने जा रहे हैं। तो एक बात तो जेडीयू में कुछ नेता ऐसा मानते हैं, पर कई नेता हैरान हैं कि चिराग क्या कर जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। बीजेपी के स्थानीय नेता भी कहते हैं कि चिराग क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि ठीक है केंद्र में मंत्री हैं, पर बिहार में क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं बार बार उभर करके बाहर निकल जाती हैं। इसलिए चिराग पूरे तरीके से ट्रस्टवर्दी हैं, ये कहना मुश्किल है। विनय जी, आप एलजेपी को लंबे समय से देख रहे हैं। एलजेपी-आर तो नई पार्टी है। आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में चिराग कुछ कर सकते हैं, और जेडीयू और एलजेपी-आर के बीच में रिश्ता सामान्य हो गया है? मेरी जानकारी में जेडीयू के कई नेता उन पर शक करते हैं। उनको लगता है कि चिराग का रवैया और व्यवहार सामान्य नहीं है, चिराग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे 2020 में उन्होंने किया था। सबसे बड़ी बात है पंकज जी कि राजनीति में शक शुबा तो चलता रहता है, ये कोई नई बात नहीं। और राजनीति में जब गठबंधन की राजनीति में आप देखेंगे तो हर दल में कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी को न किसी को पसंद न करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर गठबंधन अगर होता है तो उनकी महत्ता कम हो जाएगी। ऐसे हर दल में ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि सब जगह कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है। लेकिन बिहार का परिदृश्य दूसरा है। बिहार में पिछले अगर 95 के बाद से आप देखेंगे तो एक लंबे कालखंड तक, यानी पिछले 30 साल से किसी भी पार्टी को अकेले बहुमत नहीं मिला है। यानी कि बिहार 95 के बाद से गठबंधन की राजनीति का एक तरह से कह सकते हैं यहाँ फला फूला है, गठबंधन की राजनीति यहाँ फला फूला है। तो ऐसे में गठबंधन करना राजनीतिक दलों की व्यवस्था है, और केंद्र में मंत्री रहने के बाद अलग लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तो लोक जनशक्ति पार्टी का तो इतिहास रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी में रामविलास पासवान 2004 में मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री थे, लालू प्रसाद यादव मंत्री थे, बावजूद रामविलास पासवान 2005 का चुनाव अकेले लड़े और 29 सीट जीतने में कामयाब हुए। और फिर जब 29 सीट उन्होंने जीता तो उन्होंने एक शर्त रख दिया कि भाई मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए, अगर मुस्लिम मुख्यमंत्री आप बनाएंगे तो हम समर्थन करेंगे। लालू जी ने उस समय समर्थन नहीं किया, और उसके बाद विधानसभा भंग हो गई, राष्ट्रपति शासन लगा, और फिर चुनाव हुआ नवंबर में। और उसके बाद परिस्थिति ऐसा बना बिहार का कि लालू प्रसाद यादव को फिर अकेले कभी मेजोरिटी नहीं मिला। यानी कि उसके बाद नीतीश कुमार नेता बन गए। नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलकर लोग नीतीश कुमार के सरकार में मलाई खाते रहे। तेजस्वी यादव भी 2-3 बार मुख्यमंत्री बने तो नीतीश कुमार की कृपा पर बने, बीजेपी के भी कई उप मुख्यमंत्री बने तो नीतीश कुमार की कृपा पर बने। यानी पिछले 5 के बाद, नवंबर 5 के बाद बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु नीतीश कुमार बने रहे। आज भी बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु नीतीश कुमार। पर एक चीज बताइए विनय जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। चिराग पासवान द्वारा यह बोला जाना कि मेरा गठबंधन भाजपा से है, जदयू से नहीं, इस स्टेटमेंट को आप कैसे लेते हैं? ये क्या इंडिकेट करता है? भाई ये सवाल निशांत मिश्रा से भी पूछूंगा। निशांत जी बताएंगे कि इसका मतलब क्या है?
पर नहीं, ये पंकज इस जी- बात का इस स्टेटमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? चिराग पासवान पंकज- इंडिकेट क्या करना चाहते हैं? नहीं, पंकज जी ये बताना चाहते हैं चिराग पासवान कि बीजेपी के साथ जो मेरा गठबंधन है वो नेचुरल गठबंधन है। जब 2014 में मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना था, या बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया था कि हमारे उम्मीदवार मुख्य प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी होंगे, तो नीतीश कुमार छोड़कर बीजेपी चले गए थे, अलग हो गए थे। और वैसे समय में नीतीश कुमार जब अलग हुए तो चिराग पासवान ने पहल करके अपनी पार्टी को एनडीए के साथ जोड़ा और नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने। इसके लिए रामविलास पासवान जो उस समय जीवित थे और चिराग पासवान जो युवा नेता थे, दोनों ने जमकर पसीना बहाया। फलस्वरूप नरेंद्र मोदी चलिए और तब से वो नरेंद्र मोदी के अनुमान है। बैकड्रॉप में कुछ तो और ये वो चीजें, बताना बैकड्रॉप चाहते हैं में कि कुछ मेरा और चीजें भी गठबंधन जानना बहुत नरेंद्र जरूरी मोदी है, बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि एक चर्चा और निशान जी आई थी, वो ये थी कि अरुण भारती और आपकी पार्टी के राजेश वर्मा जेडीयू के एक मंत्री से, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, उनसे मिले तो उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया कि अरे आपका तालमेल तो बीजेपी के साथ है ना, आप सीट के बारे में उनसे बात करिए। अभी चिराग पासवान द्वारा ये कहा जाना कि हमारा गठबंधन तो बीजेपी से है, जेडीयू से नहीं है। आप लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर जेडीयू को निशाने पर भी लेते हैं। पिछली बार जेडीयू से आपका रिश्ता टूटा था और ये इतना कड़वा हो चुका था कि आपने जेडीयू को 3 नंबर पर पहुंचा दिया। परिणाम स्वरूप एलजेपी को जेडीयू ने कई भागों में खंडित कर दिया। और ये कोई भी मेरे शब्द नहीं है, ये आरोप एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म से लगाया है। तो आप ये बताइए कि फिर से ये कहना कि भाई मेरा गठबंधन बीजेपी से है, जेडीयू से नहीं, ये कहने का आपका आशय क्या है? ये महज राजनीतिक दबाव है या ये कहने का मतलब ये है कि आपके लिए सारे विकल्प बिहार में खुले हुए हैं, केंद्र में आप मोदी जी के साथ रहेंगे, मोदी जी को आपकी जरूरत भी है, 5 एमपी आपके पास है, लेकिन बिहार में आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें दम है क्या? पंकज सर, सबसे पहली चीज है कि इस चीज को समझने की जरूरत है। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार और हमारे गार्जियन विनय कुमार जी भी बता रहे थे। निश्चित तौर पे आप याद करेंगे, हम थोड़ा बैक जाना चाहते हैं, और आप याद करेंगे कि 2014 में जब हमारी अलायंस हुई थी तो वो भारतीय जनता पार्टी से हुई थी, और उस वक्त जनता दल यूनाइटेड गठबंधन एनडीए गठबंधन से बाहर थी। और सबसे बड़ी चीज है कि इस पूरे गठबंधन को अगर लीड कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब यहाँ सवाल आता है कि हमारा गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और इस गठबंधन में कई बार जेडीयू का आना हुआ है, जाना भी हुआ है। तो निश्चित तौर पर हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है इस गठबंधन की, तो इसमें कहां कोई दिक्कत है। अब जहां तक बात रहा है कि राजनीति, दबाव की राजनीति करने की, तो निश्चित तौर पर ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पांचों दल निश्चित तौर पर इंटैक्ट हैं, और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने खुले मन से कई बार इस चीज को कहा है कि मैं जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा हूं और मैं कहीं जाने वाला नहीं। पंकज सर, चलिए, आप मोदी जी के साथ खड़े हैं पर नीतीश जी के साथ खड़े हैं कि नहीं है, इसी पर तो सवाल उठ रहा है। यही तो जेडीयू अंदर खाने चिंतित है कि आप क्या करेंगे, यही तो सवाल उठ रहा है। पंकज यादव जी, मैं इसको भी स्पष्ट कर देता हूं सर, हाँ। मैं इसको भी स्पष्ट कर देता हूं। आप सर, मैं आपको फिर थोड़ा बैक ले जाना चाहूंगा। पिछले लोकसभा चुनाव से जब से हमने एनडीए में हमारा एंट्री हुआ, हमारी पार्टी टूटने के बाद, उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे नेता ने दर्जनों मुलाकात की है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, और उनका प्यार स्नेह इतना ज्यादा रहता है कि हमारे नेता को वो गाड़ी तक छोड़ने आते हैं और हमेशा से वो गले लगाते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। तो कहाँ कोई दिक्कत थी? हाँ, हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हमने 2020 में अलग चुनाव लड़ा जिसका परिणाम एनडीए ने भी दिखा और जेडीयू को भी मिला। निश्चित तौर पे हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अब उन सब चीजों को हम लोग पीछे छोड़कर और बिहार की विकास के लिए, देश की विकास के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए हम लोग साथ काम कर रहे हैं और आगे चट्टानी एकता के साथ काम करेंगे। नहीं, पर विकसित भारत आप बनाइए, आपको शुभकामनाएं हैं,
पर विकसित बिहार के लिए बेहतर लॉ एंड ऑर्डर होना जरूरी है और उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर आपको भरोसा नहीं है, तालमेल आपका बीजेपी के साथ है, जेडीयू के साथ नहीं। ऐसे में सवाल तो उठता है ना कि ये आप सिर्फ ज्यादा सीटें पाने के लिए कर रहे हैं, और ऐसा ही प्रयास आप 2020 में ही कर रहे थे। जेडीयू आपकी बात नहीं मानी तो आपको गठबंधन छोड़ना पड़ा। तो सवाल इसलिए उठता है कि फिर आप वैसा इंडिकेशन अगर दे रहे हैं तो क्या इस बार भी आप गच्चा देंगे अरविंद कुमार जी? और सवाल उठे तो क्यों नहीं उठे? सर आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। हाँ पंकज भाई, मैं कहता हूं कि एक आंतरिक लोकतंत्र भी होनी चाहिए, इस पर चर्चाएं बहुत कम होती है। अगर परिवार में किसी तरह की कोई कमी हो, बेसी हो, तो ये चर्चा का विषय है, चर्चा होनी चाहिए। और एक स्वतंत्र लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा नींव है कि डिक्टेटरशिप नहीं होता है, हम जो कहें वही नहीं होता है। और ये बात अगर कहीं कोई दुख व्यक्त करता है तो ये तो आमंत्रित है, हम आमंत्रण करते हैं वैसे लोगों के। अगर हम सरकार में हैं, साझा सरकार है, साझा सरकार में सुझाव भी आमंत्रित होता है। कहीं कोई कमी है, इसे खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। और आपके चैनल से मैं स्वीकार कर रहा हूं कि अगर इस तरह के हमारे एलाइज पार्टी या हम कभी इन बातों को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं तो ये शुभ संकेत है किसी राज्य के लिए। हम नहीं चाहते हैं कि राज्य में अगर किसी तरह का भी अगर कोई आपराधिक घटनाएं बढ़े हो, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, उस राज्य के लिए अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ा तो बिहार का जो विकास आज एक पटरी पर आ चुका है, अगर उसको पुनः कोई चाहेगा कि हम उसको पीछे करें तो यह कतई बर्दाश्त नहीं है, ये सवाल उठेगा ही। क्योंकि देख लीजिए आप पंकज जी, सबसे बड़ा चीज है कि हम 5 पार्टियों का जो अलायंस है ये नेचुरल अलायंस है। पांचों का वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ वर्किंग, जो अदर स्टाइल है, आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट एक ही है, एक ही धारे पर चलने वाले हैं, सोच एक है। तो समान विचारधारा के लोग पार्टियों के बीच बनने वाला जो अलायंस होता है निश्चित तौर पर अच्छे के लिए होता है और उससे अच्छा ही होगा। तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, उस चीज को तवज्जो देने से अच्छा है कि अगर कोई कमी है, कोई इस चीज को पॉइंट आउट करता है तो हम, सरकार का ये दायित्व है, हमारी ही सरकार क्यों नहीं हो, सरकार का यह दायित्व है कि उस पर अमल करे और उसमें सुधार लावे। और जनता भी यही चाहती है। रही हम लोग का पांचों के बीच अलायंस का, तो मैं पहले भी आपको कह रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं कि इसमें कहीं कुछ नहीं है। हम लोग पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं है, हम काम करते हैं और अब समय नहीं है पीछे मुड़ के देखते हैं। आज बिहार में जिस तरह आप 2 बजे रात में भी आज उतर जाए कहीं पर पटना स्टेशन पर, बिहार के किसी कोने में आप जाना चाहें तो आपके मन में एक परसेप्शन है कि हम जा सकते हैं, भय का वातावरण नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज होती है। कोई अगर जिले का कप्तान, एक एसपी आता है तो सबसे पहले वो उस भय तैयार करता है कि लोगों के अंदर ये भय हो कि हम क्राइम करेंगे तो पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, और आम आवाम के अंदर ये विश्वास हो कि हम किसी समय कहीं भी कहीं जा सकते हैं। तो आज बिहार में, आज एनडीए सरकार, यही पार्टियों ने मिलकर जो सरकार बनी है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज बिहार में यह परसेप्शन तैयार हुआ है और देश के प्रत्येक राज्य का नागरिक इस चीज को एक्सेप्ट करेगा। और पंकज जी, आप भी एक्सेप्ट करेंगे कि अब बिहार आने से कोई सोचता नहीं है। अभी देख लीजिए ना, कितने देशों की बिहार में, राजगीर में इंडोर स्टेडियम बना है और कितने देशों का आया और इंटरनेशनल गेम हुआ, सक्सेसफुल हुआ और स्वतंत्र वातावरण में हुआ। कहाँ इंटीरियर नालंदा और जहानाबाद और अरवल नरसंहार का केंद्र रहता था, कोई डर से नहीं जाता था। 5 बजे के बाद लोग रुक जाते थे अपने शहर में कि डर से नहीं जाएं। और वहां आज खेल का वातावरण कर रहा है, बच्चियां साइकिल से दौड़ रही है। भगवान करे इसे नजर नहीं लगे। और हम कृत संकल्प हैं, हम उतार चढ़ाव के बीच आज जो सख्त हम लोग का आपसी अरविंद जी, बिहार के विकास के लिए बना है और हम कृत संकल्प है कि हर बातों पर, हर मुद्दे पर, हर क्षेत्र में अरविंद कुमार जी, चलिए, आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं और ऑप्टिमिस्टिक होना भी चाहिए, इसमें गलत क्या है। पर 2020 में भी तो ऐसी स्थिति थी ना, चिराग ने आपका साथ छोड़ दिया था, तब भी लड़कियां साइकिल पे चल रही थी। उस समय आरजेडी ने ये नैरेटिव तैयार नहीं किया था, महाजंगल राज। अब तो आप पे सवाल उठ रहा है। आरजेडी जैसी पार्टी भी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रही है, जो कि आरजेडी इस मसले पर चुप्पी साध लेती थी,
उसको लगता था इसका जवाब क्या दें, पर 2020 में भी चिराग ने आपका साथ छोड़ा था, याद करिएगा। इसलिए ये कोई पंकज पहली जी, बात नहीं है, पहली बार नहीं है। और आप कहते हैं नेचुरल अलायंस हैं आप लोग, तो कितनी बार आपने, जेडीयू ने एक दूसरे का साथ छोड़ा है, ये आपको भी पता है। और चिराग पासवान ने केंद्र में आपका साथ भले ही नहीं छोड़ा है, लेकिन राज्य में आपका साथ छोड़ा है। चिराग पासवान को मंत्री पद भी गंवाना पड़ा है, ये बात भी आप जानते हैं। तो सवाल फिर पंकज जी, वही उठ रहा है, सवाल फिर वही पंकज उठ जी, रहा है, अरविंद जी, जो पहले हुआ है वो अब क्यों नहीं हो सकता? सवाल तो सीट पंकज पर ही जी, है ना, पंकज सवाल जी, तो अपने मैं हकमारी आपको- का है ना। अभी तो आपके चैनल पर मैंने स्पष्ट कर दिया है कि उतार चढ़ाव के बीच हम निखर कर जो सामने आए हैं, वो हमारा एक ही मुद्दा है कि बिहार जो विकास की ओर बढ़ चला है, बिहार में एक वातावरण बना है, बिहार में एक सकारात्मक सोच बढ़ी है लोगों के बीच, यह कायम रहे और हम इससे आगे और कैसे बेहतर कर पाते हैं, हमारा ये चलिए, है। ऑल द बेस्ट टू यू, आप बेहतर कर पाइए। पर आप यह बता दीजिए कि बीजेपी के कोटे में उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, बीजेपी के कोटे में चिराग पासवान भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें देने का सोच रहे हैं आप और आपकी पार्टी? चिराग पासवान को कितनी सीटें दे रहे हैं आप? मैं नहीं तो मैं बताऊंगा जो मेरे पास जानकारी है। पंकज जी, देखिए, निश्चित तौर से जहां ना जाए रवि वहां जाए कभी। हमारे पत्रकार भाई निश्चित तरह से उनका अपना एक चैनल होता है, लेकिन इतना जरूर आप जान ले कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई है, तो स्वाभाविक रूप से बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और जो छोटे भाई हैं उनके छोटे भाई की तरह तरजीह दे जाएंगे। एंड इसमें कोई भी मतभेद नहीं आपको सामने आएगा सीट बंटवारे में। और आंतरिक एक बातें बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी है, तय हो जाएगा और आपसी तालमेल से सौहार्दपूर्ण वातावरण में तय हो जाएगा। क्योंकि हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम कभी भी तब भी बोलेंगे जब हमारे शीर्ष नेतृत्व ये घोषणा कर देगी कि इतनी सीटें। नहीं, आज चलिए, तो आपने इस बात का जवाब बड़ी ऑनेस्टी से दिया और ये सच्चाई भी है। आप तभी बोलिएगा औपचारिक तौर पर जब पार्टी आपसे बोलने को कहेगी, जब पार्टी के हित में होगा। पंकज यादव जी, मेरी जानकारी में एलजेपीआर 24 सीट पर चुनाव लड़ रही है और जहां तक सवाल है उपेंद्र कुशवाहा जी का, तो उनको 7 से 8 सीट ऑफर किया जाएगा। आपको लगता है कि जो संख्या मैं बता रहा हूं इस पे दोनों दल मान जाएंगे और बीजेपी अपने कोटे से ये दोनों को सीटें देंगी? आप कैसे देख रहे हैं? पंकज जी, एक सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो लंबा संघर्ष है, आप देख सकते हैं कि एलजेपी लगातार इनके साथ हनुमान बन के काम कर रही थी। हम कह रहे हैं जो चीजें बिहार को लेके जिस हिसाब से इनके साथ नाइंसाफी हुई थी 2020 में, और इन्होंने जिस स्तर से जो नीतीश कुमार के लिए जो अड़चने पैदा की थी, नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी बनने का रीजन भी ये एलजेपी है। रह की बात 24 सीटें, ये इतनी बिहार में इन लोग मजबूती है कि इनको तो सीटें मिलनी ही चाहिए। रह गई बात जिस हिसाब से अगर चिराग पासवान जी युवा नेतृत्व है, हम लोग तो वो भी चाहते हैं कि उनके साथ भी जिस स्तर से दिल्ली में उनके मकान को खाली कराएगा और जिस तरह बीजेपी ने उनको यूज कर रहे हैं, ये उनके साथ बहुत ही गलत हो रहा है। और ये चीजें होना भी चाहिए कि युवा नेतृत्व है और बिहार को लेके बहुत जागरूक है और चाहते भी है कि वो उनको नेतृत्व मिलना चाहिए। और जो लड़ाई उनके घर में मतलब जिस तरह से बीजेपी ने कराई, वो पूरा जग इतिहास जानता है, बिहार के लोग हर एक लोग जानते हैं। ये जिस तरह से बीजेपी ने उनके साथ छलावा करने का काम कर रही है, ये गलत हो रहा है और बिहार को लोगों को ये चीजें मानसिकताएं समझ में आ रही है। और बीजेपी खुल के आज जो स्थिति बनी है उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। और आप ये जो बातें कर रहे थे, अरविंद भाई साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बड़े भाई हैं हमारे, आज जो बिहार के हालात है पूरा गुंडा राज चल रहा है। और जहां भी आप देखिए सरकारी कामों की जिस बात का जिस नीतीश जी ने खड़ा किया था, उस नीतीश जी की आज स्थिति ऐसी हो गई है कि कहीं भी कोई नाम लेने वाले नहीं बच गए हैं। जो जिसके आप 20 साल से जिनके साथ राजनीति कर रहे हैं उनकी हालत ऐसी हो गई है, किसी भी आप डिपार्टमेंट में चल जाइए, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता।
और आप अभी रिसेंटली अभी सुने होंगे 2 दिन 3 दिन पहले पटना में बच्चे का जिस हिसाब से हत्या हुआ, आप हाजीपुर का कांड देख लीजिए। तो ये पता है, ये इनको बिहार से कोई लेना देना नहीं, इनकी गठबंधन को कहीं दूर-दूर तक बिहार से लोगों के उनकी मानसिकता, उनकी परेशानियों से कहीं मतलब नहीं है। इनको अपना सीट कैसे मिलेगा, ये मैक्सिमम सीटें लेके अपने आप को रिप्रेजेंट वहाँ विधानसभा के अंदर कैसे करेंगे, ये लड़ाई इनकी चल रही है। बिहार को लेके इनकी कोई भी प्लानिंग नहीं है, किसी तरह के कोई विचार नहीं है। न ही इन्होंने कभी इस बात को रखा कि मैं किस तरह से बिहार को आगे ले जाने वाला हूँ, और इनके पास कोई डाटा नहीं, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं। आप समझ लीजिए कि फिर वही दल लड़ेंगे, वही बातें करेंगे जो कहते हैं कि 20 साल पुराना, यानी लालू जी को आप याद करके क्या करना चाह रहे हैं? आपकी 20 साल से आप सरकार में हैं और आप बातें कर रहे हैं, इतना बिहार के लोगों को समझ में आ गया है और आने वाला समय में इनको समझ में भी आ जाएगा। और जिस तरह से ये लोग अभी टिकटों का बंटवारे के लिए लड़ रहे हैं, कल अपने सीटों के लिए लड़ रहे हैं, तो ये इसी तरह नहीं, लड़ तो आप भी रहे हैं, उसमें हाँ, तो उसमें कहाँ, हम तो उसमें लड़ आप ही कहाँ रहे हैं, पीछे सर। हैं? लड़ तो आप लड़ ही भी रहे रहे हैं। हैं। और विपक्ष में- मुझे पंकज यादव जी, मुझे लगता है कि पता नहीं जनता किस तरीके से इस बार लोगों को परखेगी, आपको परखेगी। लेकिन लालू प्रसाद इसलिए प्रासंगिक हैं आज भी क्योंकि लालू प्रसाद ने बहुत कुछ किया है, तो जंगल राज का तमगा उन पे लगा हुआ है। अगर उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत लोगों के मुंह में आवाज दी है, तो उनको ये डिस्क्रेडिट भी जाता है कि उनके राज्य में भय का माहौल था, भय का वातावरण था, लोगों की किडनैपिंग होती थी, अपहरण उद्योग था। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता और शायद आप भी इनकार नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए इस बार आप लालू यादव पर आश्रित नहीं दिखना चाह रहे थे, इसलिए आप थोड़ा अलग हट करके बात कर रहे थे और ये साफ स्ट्रैटेजी आपकी दिखाई पड़ रही थी। तो देखिए, घटक दलों के बीच में राजनीति है, ये हर एनडीए में है तो महागठबंधन में भी है। पर जो मेरे पास जानकारी है सीटों के बंटवारे को लेकर के, विनय जी बताएंगे। विनय जी, बीजेपी को लग रहा है मुकेश सहनी हमारे तरफ आ जाएंगे, जबकि मुकेश सहनी मना करते हैं, और ऐसी स्थिति होगी तो 243 में जो आधे आधे का बंटवारा है, 122 नीतीश जी लेंगे, 121 बीजेपी और उसकी एलाइज लेगी। नीतीश जी के कोटे में जीतन राम मांझी होंगे और ये बीजेपी के कोटे में चिराग पासवान होंगे और उपेंद्र कुशवाहा होंगे। अगर मुकेश सहनी आ जाते हैं और मुकेश सहनी आते हैं तो फिर कुछ सीटें जेडीयू को छोड़ना पड़ेगा। अभी तय यही हुआ है कि 24 पे, विनय जी आप सुन पा रहे हैं, 24 पे एलजेपीआर लड़ेगी और आधे आधे सीटों का बंटवारा होगा। 7-8 उपेंद्र कुशवाहा को ऑफर किया जाएगा, नहीं मानेंगे तो 10 होगा। मुकेश सहनी आते हैं तो कैसे सबके कोटे से उनको सीटें दी जा सकती है? कैसे देख रहे हैं आप इसको? नहीं, देखिए, जहां तक मुकेश सहनी का सवाल है, निश्चित रूप से अगर मुकेश सहनी आएंगे तो एक वोटों का गणित थोड़ा और बेहतर हो जाएगा एनडीए के पक्ष में। तो इसलिए इसमें एकोमोडेशन की बात होगी और मुझे लगता है कि सारे जो घटक दल है, 5 घटक दल, वो चाहेंगे अगर वो आते हैं तो उनको एकोमोडेट किया जाए, तो थोड़ी सी सीटें सभी दलों की घटेंगी। इसमें कोई मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि देखिए सीट तो 243 है और उसी 243 में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कुछ न कुछ जिनको, देखिए, जनता दल यू के नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री अगर बनना है तो उनको ज्यादा कंप्रोमाइज भी करना पड़ेगा। बीजेपी का मुख्यमंत्री अगर अगला होता है तो उसको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। जो छोटे दल है उनको तो संतुष्ट करना पड़ेगा। पिछली बार क्या हुआ? पिछली बार लोजपा आउट हो गई, इसलिए चली गई कि लोजपा को सम्मानजनक सीटें नहीं मिल रही। कई बार चिराग पासवान से मेरी बात हुई इस संदर्भ में, उन्होंने कहा था भाई 15-16 सीट वो देना चाहते थे। तो भाई 15-16 सीट आप किस लॉजिक के तहत देना चाहते? तो अगर आप सम्मानजनक सीट नहीं देंगे, अब आप देखिए इस समय लोजपा जो है, लोक जनशक्ति पार्टी के 5 एमपी, तो अगर 5 को 6 से गुना करिएगा तो 30 का तो उनका दावा बनता है। अब उसमें से कुछ कम बेसी सीटें हो सकती हैं, लेकिन दावा तो उनका बनता ही है क्योंकि ये उनके 5 एमपी हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो ठीक है, सबको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे और सबको अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा।
और फिर अगर बिहार की आप चिंता करते हैं, बिहार को बेहतर बनाने की बात करते हैं, बिहार के लिए त्याग की बात करते हैं, तो अपना ईगो छोड़कर कैसे एनडीए गठबंधन जीते, इसका भी चिंतन लोगों को करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ यूपीए का भी जो गठबंधन है या महागठबंधन है, वहां भी यही स्थिति है। वहां भी कोई बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है। हर पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हम जीते। ऐसे में वहां भी जो गठबंधन में महागठबंधन में लोग हैं, उनको अगर एनडीए को हराना है तो उनमें भी कई दलों को अपनी पुरानी जो सीटें हैं उस सीटें छोड़नी पड़ेगी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अन्य पार्टियां जो उनके साथ है, उनकी ये स्थिति रही। तो मुझे लगता है दोनों गठबंधन की यही स्थिति है बिहार में कि जो पैमाना जीत का होगा और जो जहां जीतने वाले उम्मीदवार होंगे उसको ध्यान में रख के बड़े और शीर्ष नेता फैसला करेंगे। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, पर मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि आपको वीआईपी का इंतजार है? आप लोग ये प्लानिंग में हैं क्या कि वीआईपी पार्टी हमारे तरफ आ जाए? नहीं पंकज जी, हमारा कुनवा तो आगे निकल चुका है। आप देख रहे हैं कि अभी मैंने कहा कि कल हमारी बैठक हुई और 5 दलों की साझा अभियान चलाने के लिए हर जिले लेवल पर, हर ब्लॉक लेवल पर, हर विधानसभा में हमारा कल से 1-2 दिन के अंदर से सब निकल जाएगा। सारा संगठन की तैयारी हो चुकी है। तो हमें नहीं लगता है कि इस तरह की कोई चर्चा है। अब बहुत अंदरूनी चर्चा हो कहीं, अगर उन लोगों के बीच, अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ अगर कहीं कोई चर्चा हो रहा होगा, ऐसी मुझे खबर नहीं। इसलिए इन बातों पर कोई चर्चा करना बेबुनियाद। चलिए, आपको खबर नहीं है, लेकिन बीजेपी के भीतर वीआईपी का इंतजार है, ऐसी मेरी जानकारी है। क्या निशान जी आप ये बता पाएंगे कि वीआईपी पार्टी का वेलकम आप भी करना चाहते हैं, आपकी पार्टी भी करना चाहती है? देखिए सर, ये तो अच्छी बात होगी। अगर वीआईपी पार्टी आती है तो बिल्कुल स्वागत है। हमारा कुनबा और बढ़ेगा और मार्जिन के साथ जीतेंगे, इसमें कहीं कोई बात नहीं। लेकिन सर, समझने की जरूरत है। मैं अभी 1 मिनट का समय लूंगा, क्योंकि मैं अभी सुन रहा था अपने कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को भी, जो बता रहे थे कि एनडीए के सीट शेयरिंग को लेकर वो टिप्पणी कर रहे थे। मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा कि 6 बार की महागठबंधन की बैठक हुई है और अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। इनके समन्वय समिति भी इनके बनाए गए हैं, उनके चेयरमैन बनाए गए हैं तेजस्वी यादव जी को, लेकिन फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा। देखिए सर, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप देखेंगे कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस वक्त 40 सीट लोकसभा की थी, और उस पर इसी तरीके से डिबेट हो रहा था और लोग टिप्पणियां कर रहे थे। बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार हो या फिर बहुत सारे चैनल्स कर रहे थे कि सामंजस्य नहीं बैठेगा, किसको क्या सीट मिलेगा, बीजेपी इतने पे लड़ेगी, जेडीयू लड़ेगा, एलजेपी को 2 सीट मिलेगी। लेकिन सर, कितनी सहजता के साथ 40 सीट का बंटवारा हुआ, और सीट बंटवारे के बाद किस तरीके से हम लोगों का सबका परफॉर्मेंस रहा, और बिहार में हमने बहुत ही बढ़त के साथ सीटें जीती और प्रधानमंत्री जी को स्थापित किया। मैं फिर वही बात कहना चाहूंगा सर कि जो 243 सीट है, इसमें एनडीए की जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, जितने भी पार्टियां हैं, उनके शीर्ष नेता हैं, वो बैठेंगे और निश्चित तौर पर बहुत ही समन्वय के साथ सीट का बंटवारा किया जाएगा और हम लोग एकजुटता के साथ लड़ेंगे। तो नीतीश जी को नेता आप भी मानते हैं ना? इसमें कोई शक शुबा नहीं है ना कि नीतीश जी के नेतृत्व को लेकर के एलजेपी की आर के मन में कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे नेता ने कई बार इस चीज को कहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और पुनः उनको मुख्यमंत्री बना के स्थापित करेंगे। देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम हैं और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। चलिए, तो ये बड़ी बात है जो एलजेपीआर के प्रवक्ता बता रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है सीटों के बंटवारे को लेकर। एक तरफ विपक्ष सड़कों पर उतरा है, चुनाव आयोग पर लगातार सवाल कर रहा है, प्रधानमंत्री पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, और साथ ही साथ कह रहा है कि बिहार में लोगों का अधिकार किस तरीके से छीना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए में सीटों को लेकर के, सीटों की संख्या को लेकर के मोटा मोटी सहमति बन चुकी है। हाँ, एक विकल्प जरूर खुला रखा गया है कि अगर मुकेश सहनी एनडीए में आते हैं तो उन्हें क्या ऑफर किया जाएगा, लेकिन अगर आप वीआईपी से बात करें तो वो इस बात को सिरे से खारिज कर देते हैं। ऐसे में
बीजेपी अपने कोटे से चिराग पासवान को सीटें देगी, ये तय है। बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को भी सीटें देगी, ये तय माना जा रहा है। और जेडीयू अपने कोटे से जीतन राम मांझी को सीट देगी, ये तय माना जा रहा है। अगर वीआईपी आती है तो जेडीयू कुछ सीटें छोड़ सकती है, 10 से 15 सीट ऐसे बताया जा रहा है। तो सीटों की संख्या को लेकर के सहमति बन चुकी है, लेकिन कौन किस सीट पर लड़ेगा इसको लेकर के अभी भी असमंजस बरकरार है। और कहा यह जा रहा है कि जल्द ही एनडीए के बड़े नेता बैठेंगे और इस मसले को भी सुलझा लेंगे। बिहार की बात में अरविंद कुमार जी आपका, पंकज यादव जी आपका, निशांत मिश्रा जी आपका और विनय कुमार जी आपका शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।